नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिएक्ट जेएस बेसिक टू प्रोडक्शन सीरीज के सेकेंड लेक्चर में। तो दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग कोड एंड डाइविंग डीप इनटू रिएक्ट जेएस, सबसे पहले हम अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं। तो अब क्योंकि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत कोडिंग पहले की है और शायद आपके कंप्यूटर में कोई कोड एडिटर भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। अगर आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बेस्ट कोड एडिटर यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी और एडिटर का यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप वीएस कोड इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पे। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप गूगल पे जाना है और सर्च करना है डाउनलोड वीएस कोड, और पहली लिंक पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। और डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लो। आप लाइनेक्स वगैरह यूज़ करते हो तो उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मैक यूज़ करते हो तो मैक के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। तो प्रोसेस सिंपल है, इंस्टॉलर को डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर लो, सिंपल। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम वीएस कोड को कस्टमाइज भी करेंगे, ठीक है। इसको हम कस्टमाइज भी करने वाले हैं। तो अगर आप सेम कोड एडिटर यूज़ करोगे तो आपको फॉलो करना इजी रहेगा, ठीक है। आप इजीली फॉलो कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेटअप, अब हमें एक ब्राउज़र चाहिए होगा जिसमें हम अपने कोड को रन कर सकें, ठीक। जो हम वीएस कोड में रिएक्ट को यूज़ करके जो भी हम कोड लिखेंगे, कहीं ना कहीं तो वो रन होगा। उसके लिए हमें एक ब्राउज़र चाहिए होगा। तो दोस्तों, मैं क्रोम यूज़ करता हूँ और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा जिससे हमारा रिजल्ट सेम हो। तो इसको भी डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है, डाउनलोड गूगल गूगल क्रोम, और सिंपली यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। मेरा मैक है तो इसने उसके हिसाब से डिटेक्ट कर लिया और ये आपको डाउनलोड लिंक दे देगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो ये विंडोज़ के हिसाब से आपको लिंक दे देगा, ठीक है। आप लाइनेक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो लाइनेक्स के लिए आपको दे देगा ये लिंक, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सेटअप है हमारा नोड जेएस। आप लोग सोच रहे होगे नोड जेएस क्यों, हम तो रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो नोड जेएस क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों, रिएक्ट के जो टूल्स हैं, टूल्स और कमांड्स जो हम रन करेंगे, वो नोड जेएस पे ही रन करते हैं। तो बिना नोड जेएस के हम रिएक्ट को सेटअप नहीं कर सकते। तो बिना नोड जेएस के हम रिएक्ट को सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इसको भी डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम पे जस्ट टाइप करना है डाउनलोड नोड जेएस, नॉट वीएस कोड। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मिल जाएगा आपको। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड करके कृपया इंस्टॉल कर लो,
सिंपल। अब चलिए हमने अपना सेटअप कर लिया है। अब वापस आते हैं वीएस कोड पे और अपना कुछ बेसिक सेटअप इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला एक्सटेंशन हम ESLint इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ साइड बार में आना है, एक्सटेंशन टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है ESLint। तो ये आपको लिंक दे देगा, बस यहाँ से आपको डाउनलोड कर इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब ESLint का क्या यूज़ है? तो दोस्तों ये यह एक लिंटर है। अब आप सोच रहे हो कि लिंटर क्या होता है? लिंटर एक प्रोग्राम होता है, जो कि आपके कोड में बग को फाइंड करता है। आपके कोड में बग्स को फाइंड करता है और आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी रिकमेंड करता है। रिकमेंड बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्या होता है ESLint? ESLint एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके कोड में बग्स को फाइंड करता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस रिकमेंड करता है। सिंपल। चलो अब दूसरे एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं जो कि है Prettier। तो सिंपली यहाँ पे टाइप करना है Prettier। और यहाँ पे आपको पहले पे क्लिक कर देना है और इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है Prettier को। ठीक है, अब Prettier क्या करता है? Prettier जो है ना, आपके कोड में जो अननेसेसरी स्पेसेस और या फिर एम्प्टी लाइंस होती है ना, उनको रिमूव कर देता है और आपके कोड को फॉर्मेट करता है। क्या करता है? अननेसेसरी स्पेस एंड एम्प्टी लाइंस। एम्प्टी लाइंस को रिमूव कर देता है और आपके कोड को फॉर्मेट करता है। ठीक है, सिंपल। चलो हमने अपनी एक्सटेंशंस को प्रॉपरली सेटअप कर लिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ बेसिक सेटिंग्स की तरफ। तो पहली सेटिंग, तो सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, गियर आइकन पे क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको सबसे पहले ऑटो सेव। और ऑटो सेव पे यहाँ पे आ जाना है, फाइल ऑटो सेव पे आ जाना है और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑन फोकस चेंज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे क्या होगा ऑन फोकस चेंज को सिलेक्ट करने से? तो दोस्तों ये क्या करेगा ना, जब आप कोई नया टैब ओपन करोगे, न्यू टैब या फिर न्यू विंडो को विजिट करोगे, न्यू विंडो को या फिर न्यू टैब को आप विजिट करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके कोड को सेव कर देगा। ठीक, मान लो आप सेव करना भूल जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके कोड को सेव कर देगा। इससे कभी आपके कोड जो है ना मिस नहीं होगा। मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फाइल को सेव करना भूल जाते हैं, तो उस केस में ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, आप चलो अगली सेटिंग को सेट करते हैं और अगली सेटिंग है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर। ठीक है, आपको सर्च करना है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है प्रिटियर कोड फॉर्मेटर। ठीक है,
ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसको सेलेक्ट कर देना है। तो ये क्या करेगा, आपका जो जो भी आपका कोड फॉर्मेटर पहले यूज़ हो रहा होगा उसको हटा करके प्रिटियर को सेट कर देगा एज अ योर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर। अब एक चीज़, एक सेटिंग और सर्च करते हैं, फॉर्मेट ऑन सेव। और इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है, इस चेक बॉक्स को। तो ये क्या करेगा ना, जब भी आप फाइल को सेव करोगे तो ये आपके कोड को फॉर्मेट कर देगा ऑटोमेटिकली। आपको जो है फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके कोड को ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट करता रहेगा जब भी आप सेव करोगे, ठीक है। अब लास्ट सेटिंग, ESLint। ESLint रन सर्च करना है आपको और इसको कर देना है ऑन। टाइप लिखा हो सेट होगा डिफ़ॉल्ट, बट आपको यहाँ पे सेट कर देना है इसको ऑन सेव। ओके, तो इससे क्या होगा ना कि आपका कोड जो है, आपके कोड में बग जो है ना, ये कब फाइंड करेगा, जब आप फाइल को सेव करोगे। अदरवाइज ये जब भी आप टाइप करोगे तब हर एक टाइप पे की प्रेस पे ये फाइंड करता रहेगा बग। तो ये थोड़ा सा अननोइंग हो जाता है, इसलिए इसको आप ऑन सेव कर लेना, ठीक है। चलो, अब हमने अपनी सारी सेटिंग्स को कर लिया है, हमने VS कोड को प्रॉपरली सेटअप कर लिया है। अब जो लास्ट चीज़ हमें करनी है इसमें, चेक करना है हमें कि हमारा जो है Node.js प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे टाइप करना है Node-v। अगर आपको ये वर्जन शो कर रहा है, यहाँ पर वर्जन आपको यहाँ पर शो कर रहा है, दैट मीन्स Node.js आपके सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुका है, ठीक है। तो चलो कुछ कोड करते हैं। अब हम एक वेब ऐप बनाएंगे काउंटर ऐप नाम से, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या होगी कि हम इसको बनाने में किसी भी टूल्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी टूल्स का यूज़ नहीं होगा इसको बिल्ड करने में। नो टूल्स। अब टूल्स क्या, कौन कौन से हैं, लाइक बेबल, वेब पैक, क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड JSX। इनमें से हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। केवल यूज़ करेंगे हम रिएक्ट। रिएक्ट का यूज़ करके बनाएंगे हम इसको, और एक HTML फाइल का यूज़ करेंगे, सिंगल HTML फाइल। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम सीख रहे हैं अभी, इसका यूज़ किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की होगी कि ये जो टूल्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है रियल लाइफ प्रोजेक्ट में, ठीक है। टूल्स की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी। टूल्स की आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी कि आखिर इसका यूज़ क्यों होता है। तो चलो, अब मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, न्यू फ़ोल्डर, और इसका नाम दूँगा मैं काउंटर ऐप। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और इसको हम VS कोड में ओपन करेंगे। तो दोस्तों, इसको VS कोड में ओपन करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, यहाँ पर जाओ VS कोड आइकन पे और इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा ये फोल्डर। और दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका ये है कि आपको वीएस कोड ओपन करना है और यहाँ पर जाना है फाइल्स पे और ओपन फोल्डर करना है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। एक और तरीका है। कौन सा तरीका है? सिंपली कमांड को ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट को, और इस फोल्डर के अंदर विजिट करो। मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, काउंटर ऐप फोल्डर के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब सिर्फ आपको क्या करना है, कोड कोड डॉट टाइप करना है और एंटर कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हमने इसको ओपन कर लिया। अब एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html नाम से, index.html। ओके, अब सिर्फ आपको टाइप करना है ये और एंटर कर देना है, तो आपके सामने एक सिंपल HTML फाइल आ जाएगी विथ बेसिक कोड। ठीक है, वो अब हम एक डिप बनाते हैं और इसको देते हैं आईडी रूट। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम हेलो वर्ल्ड, हेलो रिएक्ट। ओके, तो चलो हम यहाँ पर रिएक्ट का सीडीएन लिंक इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ से मिलेगी सीडीएन लिंक? तो आपको जाना है सिंपली ब्राउज़र पे और टाइप करना है react.dev और लर्न पे जाना है, इंस्टॉलेशन पे जाना है और क्लिक करना है आपको डाउनलोड दिस HTML पेज। ओके, और यहाँ से आपको ये दोनों लिंक कॉपी कर लेना है। सिंपली आ जाते हैं अपनी फाइल में और यहाँ बॉटम पे इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने सीडीएन लिंक को इंक्लूड कर लिया है। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये सीडीएन क्या होता है, तो चलो समझ लेते हैं सीडीएन को। सीडीएन फुल फॉर्म क्या होता है इसका? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, तो इसको समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल क्या है? चलो एक रेस्टोरेंट चेन का एग्जांपल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल डोमिनोज पिज़्ज़ा। डोमिनोज पिज़्ज़ा, ठीक है, ये एक रेस्टोरेंट लिया है हमने। अब डोमिनोज पिज़्ज़ा का एक हेड किचन होगा। हेड किचन होगा जहाँ पर रेसिपीज को डेवलप किया जाता है। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा का एक हेड किचन है जहाँ पर रेसिपी को डेवलप किया जाता है। ठीक है, अब आप मान लो अब यही हेड किचन सारे ऑर्डर्स को फुलफिल करे, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम क्या आएगी? सबसे पहली बात, इतने ऑर्डर्स आ जाएंगे कि ये अकेला एक किचन इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो दूर के आर्डर हैं जो मान लो हैंडल हो भी जाते हैं, तो जो दूर के आर्डर हैं वो लेट पहुंचेंगे और पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा। इससे क्या कस्टमर सर्विस खराब होगी। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा ने क्या किया, हर शहर में अपना एक आउटलेट खोल दिया और इन आउटलेट्स में रेसिपी को अवेलेबल करवा दिया। हर आउटलेट में अपना रेसिपी को अवेलेबल करवा दिया। तो अब क्या होगा, अब जो भी पिज़्ज़ा का ऑर्डर आएगा वो डायरेक्ट हेड किचन से हैंडल नहीं होगा, वो जहाँ से ऑर्डर किया गया उसके नियरेस्ट आउटलेट से डिलीवर किया जाएगा। तो इससे कस्टमर सर्विस अच्छी हो जाएगी।
और पिज़्ज़ा भी ताज़ा रहेगा। ठीक है, तो इसी आउटलेट को प्रोग्रामिंग में कहा जाता है सीडीएन। कैसे? अब चलो इसको समझ लेते हैं। अब देखो, रिएक्ट को किसने डेवलप किया है? फेसबुक ने। फेसबुक ने डेवलप किया है रिएक्ट को। तो रिएक्ट कहीं ना कहीं फेसबुक के हेड सर्वर में होगा, वहीं पे नई नई डेवलपमेंट होती है। फिर फेसबुक ने रिएक्ट को कर दिया ओपन सोर्स। तो अब सभी लोग एक साथ इसको डाउनलोड करने लग गए, बहुत फेमस हो गया रिएक्ट। तो सभी लोग हेड सर्वर पे रिक्वेस्ट मारने लग गए इसको यूज़ करने के लिए। तो क्या हुआ, हेड सर्वर स्लो हो जाएगा। तो फेसबुक ने क्या किया, हर शहर में अपना सीडीएन खोल दिया, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क खोल दिया और आउटलेट खोल दिया, और वहाँ पर रिएक्ट को अवेलेबल करवा दिया गया है। तो अब जब भी आप रिएक्ट को डाउनलोड करोगे तो वो हेड सर्वर से ना डाउनलोड हो करके सीडीएन से डाउनलोड होगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से और आउटलेट से। तो इससे क्या होगा, सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं बढ़ेगा हेड सर्वर पे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि सीडीएन क्या होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक डाउट ये आ रहा होगा कि ये दोनों लिंक का क्या यूज़ है, रिएक्ट डॉट डेवलपमेंट डॉट जेएस और ये रिएक्ट रिएक्ट डॉम डॉट डेवलपमेंट डॉट जेएस। चलो इसको समझ लेते हैं। तो ये जो रिएक्ट है, रिएक्ट डॉट डेवलपमेंट डॉट जेएस फाइल है, इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करके हम कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हम स्टेट को यूज़ करके डेटा को हैंडल कर सकते हैं। डेटा हैंडल कर सकते हैं हम। और क्या कर सकते हैं हम, प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हम हुक्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। और क्या कर सकते हैं हम, वर्चुअल डॉम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है, जो सर्विस हम इस फाइल को यूज़ करके वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हम ये जो कुछ भी करेंगे इस फाइल को यूज़ करके, कंपोनेंट वगैरह जो कुछ भी क्रिएट करेंगे, वो सिर्फ मेमोरी में अवेलेबल होगा। ठीक है, मेमोरी में अवेलेबल होगा। मतलब कि ये हमें दिखेगा नहीं, बस मेमोरी में स्टोर होता जाएगा जो जो हम करते जाएंगे। अब अगर हमें इसे दिखाना है ब्राउज़र में, तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट डॉम का यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, रिएक्ट डॉम क्या करेगा, रिएक्ट डॉम सिंपली जो जो हमने अभी तक रिएक्ट को यूज़ करके किया है उसको लेगा और एचटीएमएल में कन्वर्ट कर देगा। एचटीएमएल में कन्वर्ट कर देगा और उसको पुट कर देगा डॉम में, डॉम के अंदर इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, और जो भी चेंजेस होंगी उसको मॉनिटर करेगा। जब भी स्टेट में चेंज होगा अपडेट को हैंडल करेगा, अपडेट्स वगैरह सब कुछ हैंडल करेगा। ठीक है,
तो ये होता है दोनों का काम। मतलब एक को यूज़ करके हम जो जो रिएक्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो कर सकते हैं, और दूसरे को यूज़ करके हम ब्राउज़र पे उसको शो करवा सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आई नो दैट। जिन लोगों को ये समझ में आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन्हें समझ में नहीं आया, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल क्या है? मान लेते हैं एक फॉरेनर इंडिया आता है और इसको केवल इंग्लिश आती है। इंग्लिश आती है। अब इंडिया की लोकल लैंग्वेज तो नहीं आती इसको, हिंदी तो इसको नहीं आती है। तो अब ये क्या करेगा? या तो होटल में पड़ा रहे जितने दिन के लिए आया है, या तो एक सॉल्यूशन है कि एक लोकल गाइड हायर कर ले। गाइड या फिर ट्रांसलेटर कह सकते हो। एक ट्रांसलेटर हायर कर लेगा। तो ये ट्रांसलेटर क्या करेगा? ये कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कर देगा। तो अब जो भी ये फॉरेनर बोलेगा ये उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। तो अब मान लो इस फॉरेनर को पूजा करवानी है, किसी मंदिर में पूजा करवानी है, तो पंडित जी को तो इंग्लिश आती नहीं है, पुजारी जी को इंग्लिश नहीं आती है। तो गाइड क्या करेगा? जो भी फॉरेनर बोलेगा उसको हिंदी में कन्वर्ट करके पंडित जी को बोल देगा, तो पंडित जी पूजा करवा देंगे। और जो भी पेमेंट वेमेंट की बात होगी, ये सारा कम्युनिकेशन हैंडल कर लेगा गाइड। तो मान लो अभी पंडित जी को कुछ पूछना है, तो पंडित जी के किससे पूछेंगे? डायरेक्ट फॉरेनर से तो पूछेंगे नहीं। पंडित जी इस ट्रांसलेटर से बोलेंगे, तो ट्रांसलेटर फॉरेनर से पूछेगा, और फिर फॉरेनर जब बताएगा तो ट्रांसलेटर उसे पंडित जी को बता देगा। तो ये एज अ मीडियम काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो फॉरेनर है ये हो गया हमारा रिएक्ट। इसको सिर्फ अपनी भाषा आती है, इसको पंडित जी की भाषा नहीं आती, हिंदी नहीं आती। पंडित जी क्या है? ब्राउज़र हो गए। तो रिएक्ट को ब्राउज़र की लैंग्वेज नहीं आती है, दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर ट्रांसलेटर आ गया, रिएक्ट डोम। तो ये क्या करेगा? रिएक्ट की लैंग्वेज को भी ये जानता है, ब्राउज़र की लैंग्वेज को भी जानता है। तो जब भी जो भी रिएक्ट को यूज़ करके हम क्रिएट करेंगे, ये उसको ब्राउज़र की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ब्राउज़र को दे देगा। सिंपल, इतनी सी एनालॉजी है। और एक ट्रांसलेटर होता है रिएक्ट नेटिव। जो रिएक्ट को यूज़ करके नेटिव एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि नेटिव एप्लीकेशन बिल्ड करने में हमें जावा की ज़रूरत पड़ती है। आपको जावा आती नहीं है, रिएक्ट को जावा आती नहीं है, बट रिएक्ट नेटिव को जावा आती है। ये क्या करेगा? रिएक्ट को लेगा और उसको नेटिव लैंग्वेज जावा में कन्वर्ट करके जावा को दे देगा। सिंपल, ऐप भी बन जाएगा हमारा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट खत्म हो गया होगा ये रिगार्डिंग react.development.js एंड react.dom.development.js से। ठीक है, तो चलो अब हम अपने एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो कैसा दिखेगा? जो हमारा काउंटर एप्लीकेशन है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पर क्या होगा? ऊपर हमारा काउंट शो करेगा, सबसे ऊपर यहाँ पर काउंट शो करेगा ब्राउज़र में। ठीक है, इस जगह काउंट शो करेगा, और नीचे एक बटन होगी जो काउंट को डिक्रीज करेगी। एक बीच में एक बटन होगी जो काउंट को रीसेट करेगी। ठीक है, और एक बटन होगी जो काउंट को इंक्रीज करेगी। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारा होने वाला है, और इसी को हम बिल्ड करने वाले हैं, इसी फंक्शनैलिटी को। तो चलो अब कोड करते हैं। सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट का नाम देते हैं काउंटर ऐप। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर
फंक्शन काउंटर ऐप, ये हमने बना लिया काउंटर ऐप। अब यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, काउंट को पहले रिटर्न करते हैं। तो क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे यहाँ से react डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बनाएंगे, पैराग्राफ। कोई प्रॉपर्टी पास नहीं करने वाले तो नल। डेटा क्या होगा, काउंट। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। तो काउंट कैपिटल कर देते हैं, इनिशियली 0 कर देते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं सेव। पहले काउंट को शो करवाते हैं, फंक्शनैलिटी बाद में, ठीक है। तो अब इसको डोम में इंजेक्ट करते हैं। कैसे इंजेक्ट करेंगे, सिंपल, कॉन्स्ट रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम डॉम डॉट क्रिएट रूट में पास कर देंगे ये वाला, ये वाली आईडी। तो जो भी हम क्रिएट करेंगे वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं डू डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाई आईडी, पास कर देना है रूट आईडी, ठीक। अब आ जाते हैं नीचे, आर डबल रूट डॉट रेंडर में पास कर देंगे हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में पास कर देंगे हम अपना काउंटर ऐप। काउंटर ऐप सिंपल सेव करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे हम ब्राउज़र में। ओपन को कर देंगे तो हमारा अकाउंट यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो ये देख रहे हो, इसी रूट के अंदर ये हमारा एलिमेंट परफेक्टली इंजेक्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, 3 बटन्स बनानी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम आ जाते हैं VS कोड पे। अब हम 3 बटन्स को बनाते हैं। अब ले लेते हैं हम बटन, ठीक है। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में पास कर देंगे हम बटन, प्रॉपर्टी नल एंड डेटा का होगा माइनस। सेव करते हैं और रीलोड करते हैं इसको। तो हमारा काउंटर गायब हो गया है, बटन इंजेक्ट हुई है। एक काम करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं इसको, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसके अंदर ले लेते हैं एक डिव, ठीक है। प्रॉपर्टी नल कर देते हैं और डेटा ये हो जाएगा अपना। इन दोनों को इसके अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये शो करेगा, वहाँ पर दोनों शो करेंगे। जो अभी प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम गायब हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया है। अब क्या करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट को सेंटर पे अलाइन कर देते हैं, इन सबको सेंटर कर देते हैं। कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ डिव में स्टाइल पास कर देते हैं, ठीक है।
स्टाइल में क्या पास करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो सब कुछ सेंटर में आ गया है। तो गाइस देखो यहाँ पर हमें बार बार रीलोड करना पड़ रहा है, और अगर हम टूल्स का यूज़ करते तो हमें बार बार रीलोड नहीं करना पड़ता। और एक प्रॉब्लम देख रहे हो, यहाँ पर हम JSX यूज़ कर सकते थे, सिंपली HTML लिख देते हैं यहाँ पर, बट टूल्स का यूज़ नहीं किया तो कितना लेंदी प्रोसेस है। और आप समझ सकते हो कितनी मुश्किल होगी इसमें जब बड़ा एप्लीकेशन आप बनाओगे। ठीक है, चलो एक और बटन बनाते हैं, कॉपी पेस्ट, इसको नाम दे देते हैं रीसेट। और एक तीसरी बटन बनाएंगे, ये हमारा होगा इंक्रीमेंट वाली बटन, इसमें दे देंगे प्लस। सेव करेंगे, रीलोड करेंगे। अब बीच वाली बटन को थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, जो रीसेट वाली बटन है, तो यहाँ पर देंगे हम थोड़ा सा मार्जिन, स्टाइल। और स्टाइल क्या होगी, क्या स्टाइल देंगे, मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट कितना 10 पिक्सल दे करके देखते हैं, एंड मार्जिन राइट मार्जिन राइट को क्या देते हैं, 10 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो मार्जिन आ चुका है, दोनों के बीच स्पेस आ चुका है। ठीक है, और गाइस आप देख रहे होगे कि ये नोटिस कर रहे होगे कि प्रीटियर ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर रहा है, तो हमने ये दे दिया। अब चलो फंक्शनैलिटी देखते हैं। फंक्शनैलिटी क्या है, अब इस काउंटर को जो हम यहाँ हार्ड कोड कर रहे हैं, इसको स्टेट के थ्रू यहाँ पर करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज, पास कर देंगे 0। दोस्तों अभी आपको स्टेट वगैरह के बारे में समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ये जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहता हूँ कि टूल्स का क्या यूज़ है बस। आपको ये स्टेट वगैरह समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना पैनिक नहीं करना कि यार मेरे को आता नहीं है ये सब, अभी हमने पढ़ा ही नहीं है तो आपको आएगा कहाँ से, जब पढ़ लेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम इसको पूरा एकदम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये हम टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। काउंट यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, तो अब ये डायनामिक हो चुका है। ओह माय गॉड, क्या एरर आ रही है। ओके, तो ये होगा रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। सेव करते हैं, आ चुका है ये। अब चलो एक इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट CRE इंक्रीमेंट इज इक्वल टू एरो फंक्शंस लेंगे। गाइस जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम अभी एक जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर लेंगे तो उसमें मैं आपको ये सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के बेसिक के बारे में जो भी हम यूज़ करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीमेंट फंक्शन बन चुका है। अब इसको इंक्रीमेंट में कॉल कर लेते हैं यहाँ पर सिंपली। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। ठीक है, तो टाइप करते हैं ऑन ऑन क्लिक, फिर ये फंक्शन हमारा कॉल होना चाहिए। ठीक है, चलो टेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर थोड़ा सा,
ऑन क्लिक होगा, ऑन क्लिक CLICK। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड आप देख सकते हो काउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब चलो डिक्रीमेंट फंक्शन क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट डिक्रीमेंट इज इक्वल टू सेट काउंट। यहाँ पर भी काउंट को सेट करेंगे और काउंट को कैसे डिक्रीज करेंगे, बाय 1। काउंट माइनस 1। सेव करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। कहाँ पर कॉल करेंगे, डिक्रीमेंट में। तो ऑन ऑन क्लिक पे कॉल कर देंगे इसको, सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सिंपल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अब सेट करना है हमें रीसेट फंक्शन। कॉन्स्ट रीसेट इज इक्वल टू, इसमें क्या करना है, हमें काउंट की वैल्यू 0 सेट कर देनी है। सिंपल सेट काउंट में पास कर देना है 0, सिंपल। और यहाँ पर काउंट रीसेट बटन, कहाँ पे, रीसेट बटन, यहाँ पर इसको कॉल कर देंगे। ऑन क्लिक रीसेट, ये कैपिटल हो जाएगा। सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रीसेट हो रहा है। तो गाइज हमने अपना एप्लीकेशन परफेक्टली क्रिएट कर लिया है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है टूल्स की। जैसे अगर टूल्स होता तो हमें ये JSX, यहाँ पर हम डायरेक्टली HTML यूज़ करते और JSX इसको ऑटोमेटिकली हैंडल करता। बट हम JSX तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो हमें प्योर रिएक्ट यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, और कितना हेडेक का काम है ये सब। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देखिए। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, और डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, डाउट क्लियर करेंगे तभी एक अच्छे प्रोग्रामर आप बन पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।